टॉपिक है हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो INR। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो हमने पहले पढ़ा था वो था एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APTT। ये है हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो इसके अंदर अंतर क्या है इन दोनों में? तो जो प्रोथ्रोम्बिन है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर के लिए है और जो APTT था वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स को चेक कर रहा था कोएगुलेशन के। इसके अंदर हम लोग वारफेरिन को चेक करते हैं और APTT के अंदर हम लोग हिपैरिन थेरेपी को चेक कर रहे थे। इसके अंदर टाइम लगता है 10 to 14 सेकेंड्स का टाइम लगता है इसमें, और जो APTT था उसके अंदर अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स का टाइम लग रहा था। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। तो इसके अंदर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है जो प्रोथ्रोम्बिन है वो विटामिन के डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन है जो लीवर से निकलता है और क्लॉट को फॉर्म करता है फिब्रिन के। फिर है कि जितनी भी लैब है वो सेम वैल्यू, बिल्कुल कंट्रोल्ड वैल्यू आएगी। ये नहीं कि हम एक लैब से चेक कर रहे हैं तो कुछ और रिजल्ट आ रहा है, दूसरी से कुछ और आ रहा है। जो PT है वो बताता है कि कितना अमाउंट लगेगा क्लॉट को फॉर्म होने में। साथ ही में ये वारफेरिन सोडियम को भी मॉनिटर करता है। अगर हम थेरेपी चला रखी है उसको भी मॉनिटर करता रहता है कि वो कितना असर दिखा रही है। बाकी एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के लिए है ये। अगर कोई भी लीवर डिसीज है, विटामिन के की डेफिशिएंसी हो रखी है, डाइसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोएगुलेशन हो रखा है, तो उसको भी ये फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो INR है वो फ्रीक्वेंटली टेस्ट करता है कि कुछ एंटीकोएगुलेंट का कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। फिर जो INR स्टैंडर्डाइज PT रेशियो है वो स्टैंडर्डाइज कर देता है हमारे PT रेशियो को। कैसे करेगा? जैसे कि हम कहीं पे भी अपना प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करवा रहे हैं तो हर लैब वाले अलग अलग तरीके का रिएजेंट यूज़ करते हैं, बट ये जो INR है ये उसको इस तरीके से मैनेज करता है, इसके रेशो को, इसकी वैल्यू को, कि वो हर जगह पर सेम आती है। मैं चाहे कानपुर करवाऊँ, हरियाणा करवाऊँ, दिल्ली करवाऊँ, मेरा जो PT का रेशो आएगा, जो भी टेस्ट आएगा, इवन कहीं चली जाऊँ मैं, वो सेम ही आएगा इस INR के थ्रू। अगर हमें बोला हुआ है कि PT का टाइम, अगर हमें प्रोथ्रोम्बिन का सैंपल लेना है और अगर किसी को एंटीकोएगुलेंट चला रखे हैं तो एंटीकोएगुलेंट खिलाने से पहले हमें वो टेस्ट का सैंपल ले लेना है। अगर हमने अब सैंपल ले लिया है तो हम डायरेक्ट प्रेशर देंगे 3 से 5 मिनट का, जिससे वहाँ पर ब्लीडिंग ना हो। अगर वारफेरिन थेरेपी चल रही है हिपैरिन थेरेपी के साथ में तो वो PT टाइम को बढ़ा सकती है 5 घंटे के लिए। डाइट में हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देंगे जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा विटामिन के का, जिसकी वजह से जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्लॉट जम के नहीं दे रहे, वो जल्दी जमना शुरू हो जाएंगे थोड़ा। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम कर रहे हैं एंटीकोएगुलेंट का तो उससे क्या होएगा कि 1.5 से लेके 2 मिनट तक का जो टाइम है वो लग जाएगा उसमें क्लॉट फॉर्मेशन होने में। नॉर्मल रेफरेंस इंटरवल दे रखा है PT के लिए 11 से 12 सेकेंड्स का टाइम है और INR है हमारा 0.81 से लेके 1.20। बेस्ट अब इन्होंने बताया हुआ है कि अगर हम PT और INR का टेस्ट कराते हैं और वो एलिवेट आ जाए, बढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब डेफिशिएंसी होगी है एक या एक से ज़्यादा फैक्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 10 की, या फिर कोई लीवर डिसीज हो रखा है, विटामिन के की डेफिशिएंसी है, या फिर वारफेरिन थेरेपी चल रही है उस पेशेंट की। नेक्स्ट की पॉइंट में दे रखा है अगर हम वारफेरिन थेरेपी पे हमने चला रखा है पेशेंट को और या फिर पेशेंट जो है उसकी वैल्यू 25 सेकंड से ज़्यादा इंक्रीज आ रही है PT की और INR की 3 से ज़्यादा बढ़ी हुई आ रही है, तो हम या फिर पेशेंट कोई भी वारफेरिन थेरेपी पे चल रहा है तो तुरंत ही हमें इनिशिएट करना है ब्लीडिंग प्रिकॉशंस को एकदम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट जो है वो हमारा हीमोस्टैटिक प्लग बनाती है और ये जितना भी क्लॉट है उनको जितने भी क्लॉट है उनको बनवाती है। कोएगुलेशन फैक्टर को एक्टिवेट करवाती है। ये हमारे बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है और हीमोस्टेसिस कराती है। पॉइंट थर्ड है हमारा नॉर्मल रेफरेंस कितना होता है प्लेटलेट का, वो होता है 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक। अब ये किस किस सिचुएशन में इंक्रीज हो सकती हैं? अगर इन्फेक्शन है, क्रॉनिक ग्रैनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया है तब ये बढ़ जाता है, और अगर एक्यूट ल्यूकेमिया है तो ये डिक्रीज हो जाता है प्लेटलेट उसमें।
क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस हो रखा है, सिरोसिस, कोलाजन डिसऑर्डर है, पॉलीसाइथीमिया हो रहा है, पोस्ट स्प्लिनेक्टमी है, या तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा ठंडे वेदर में रह रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हमारी प्लेटलेट इंक्रीज हो सकती हैं। अब ये डिक्रीज किस कंडीशन में होंगी? नॉर्मल वैल्यू से वैल्यू कब जाएंगी? जब एक्यूट ल्यूकेमिया है, कीमोथेरेपी कर रहे हैं हम, डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन हो रहा है कि पूरा जितना भी था बॉडी के अंदर कोएगुलेशन फैक्टर सारे यूज़ हो गए हैं, हमारे कुछ नहीं बचा है, तो उसकी वजह से भी अब जो हमारी प्लेटलेट है सारी यूज़ हो चुकी है, वो कम हो जाएगा उसका अमाउंट। हेमरेज हो गया, ब्लड लॉस हो गया है, इन्फेक्शन हो रहा है, एसएलई है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पिरपिरा हो रहा है। फिर है मॉनिटर करेंगे हम वेनिपोएंटिसाइट को कि कोई ब्लीडिंग का खतरा ना हो। फिर 7th है ब्लीडिंग प्रिकॉशन लेना है हमें अगर प्लेटलेट काउंट फॉल होता है तो। फिर यहाँ पर कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स बता रखा है कि हमें प्लेटलेट काउंट को बहुत ही ध्यान से मॉनिटर करना है कि किसी पेशेंट का कीमोथेरेपी चल रहा है नहीं, क्योंकि उसको रिस्क है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने का, प्लेटलेट का ड्रॉप होने का उसको खतरा है कि प्लेटलेट ड्रॉप हो जाएगी। और या फिर हम कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हैं जैसे कि लीवर बायोप्सी ले रहे हैं हम, और कोएगुलेशन स्टडीज़ जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए किसी भी इन्वेसिव प्रोसीजर के होने से पहले, या फिर प्लेटलेट काउंट जो है वो ज़रूर हमें चेक करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HB एंड हेमाटोक्रिट। इसमें सबसे पहले दे रखा है जो HB है हमारा हीमोग्लोबिन, वो सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट है एरिथ्रोसाइट का, क्योंकि ये क्या कर रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा है। नेक्स्ट है हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट रिप्रेजेंट करता है कि आरबीसी का मास कितना है, मतलब कि पूरे टोटल वॉल्यूम में मेरे कितने आरबीसी प्रेजेंट हैं, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब बात आती है अनीमिया फिर पॉलीसाइथीमिया में, कि कहीं हमारा आरबीसी का काउंट बहुत कम तो नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया है। फिर नेक्स्ट है फास्टिंग, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती हमें फास्टिंग करने की। फिर है ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारा HB और हमारा हिमेटोक्रिट बढ़ जाता है। HB मतलब जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, हिमेटोक्रिट की टोटल परसेंटेज कितनी है हमारी आरबीसी की। तो जो HB है वो कब बढ़ता है, COPD की कंडीशन में, या फिर हम बहुत ज़्यादा हाई एटीट्यूड पे रह रहे हैं एल्टीट्यूड पे, या फिर बहुत ज़्यादा पॉलीसाइथीमिया हो रहा है, आरबीसी बहुत ज़्यादा बन रही है हमारी। नेक्स्ट है हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट में क्या है, अगर डिहाइड्रेशन में है बंदा, हाई एल्टीट्यूड पे है, पॉलीसाइथीमिया हो रहा है, तब उसका ये इंक्रीज़ हो जाता है। अब है कि ये डिक्रीज़ कब होता है, तो HB कब डिक्रीज़ होगा, जब पेशेंट को अनीमिया है या हैमरेज, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया पेशेंट का। हिमेटोक्रिट कब कब होगा, जब अनीमिया है, बोन मैरो का ही फेलियर हो गया कि आरबीसी बनी नहीं रही, तो परसेंटेज कैसे हाइक होगी, या फिर उसको हैमरेज हो रहा है, ल्यूकेमिया है, या बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन हो चुका है उसका। नेक्स्ट टॉपिक है लिपिड्स। तो लिपिड्स क्या कर रहे हैं, जो हमारे ब्लड वाले लिपिड्स हैं वो सारे हमारे कोलेस्ट्रॉल से मिलके बनते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स फॉस्फोलिपिड से बनते हैं। जो लिपिड है, अगर हमें लिपिड की असेसमेंट करनी है, टेस्ट करना है, तो उसके अंदर हम 4 चीज़ें देखते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स। जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, और मेजर है ये हमारा LDL के अंदर, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में, ब्रेन में, नर्व सेल्स में, सेल मेम्ब्रेन में, और कुछ गॉल ब्लैडर स्टोन्स में ये बनाता है। जो हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को लीवर से हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में। नेक्स्ट ट्राइग्लिसराइड लीवर में बनता है, और वो फैटी एसिड, प्रोटीन, ग्लूकोज की हेल्प से बनता है, बाकी का कुछ डाइट से मिल जाता है। फिर है इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, जितना भी हमारा बढ़ा हुआ है, LDL लेवल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, इनसे क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज का रिस्क इंक्रीज हो जाता है होने का फ्यूचर में। 7th HDL हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट में कोरोनरी आर्टरी डिसीज से, ये हमारे को कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने से बचाते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो ये हमारे लिए अच्छे होते हैं। फिर है इंस्ट्रक्ट करना पेशेंट को, अगर हम उसका टेस्ट करने जा रहे हैं तो पेशेंट को बोलना है कि भाई 12 से 14 घंटे पहले तेरे को कुछ भी नहीं लेना है एक्सेप्ट वाटर, यू कैन टेक वाटर, बाकी कोई भी खाना पानी नहीं लेना है, और दारू नहीं लेनी है 24 आवर्स पहले टेस्ट से। नेक्स्ट हमें अवॉइड करना है हाई कोलेस्ट्रॉल फूड टेस्ट से पहले। फिर दे रखा है कि एलिवेटेड वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ता है तो वो कैसे हो रहा है, या फिर ट्राइग्लिसराइड हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, तो हमारा LDL और कोलेस्ट्रॉल
क्यों बढ़ेगा? अगर बाइल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, सिरोसिस, हाइपर लिपिडीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, इडियोपैथिक हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया, रेनल डिसीज, अनकंट्रोल डायबिटीज़ और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर रहे हैं, तो ये कंडीशन हो सकती है। ट्राइग्लिसराइड में क्या है, जैसे कि डायबिटिक मेलाइटस हो रखा है, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर लीवर डिसीज है। फिर दे रखा है बेलो नॉर्मल वैल्यूज अकर इन द फॉलोइंग। अब ये कैसे लो हो रही हैं, गिर कैसे रही हैं? तो कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल ये काफ़ी ज़्यादा लीवर की बीमारी है पेशेंट को, और थायराइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, माल नरिश्ड है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है पेशेंट। ट्राइग्लिसराइड कब कम होगा? अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है या फिर बिल्कुल माल नरिश्ड है, तो डिक्रीज़ होएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के अंदर क्या है, इसमें बताया है कि जो ग्लूकोज है वो एक मोनोसैकेराइड है और सारे ही फ्रूट्स में मिलता है। इससे हम अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है तब ग्लूकोज मिलता है, या फिर लीवर अगर ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर रहा है उस टाइम पे भी हमें ग्लूकोज मिलता है। जो ग्लूकोज है वो एक सेल्यूलर एनर्जी का सोर्स है, जितने सेल्स काम कर रहे हैं वो ग्लूकोज की वजह से काम कर रहे हैं। ये ज़रूरी है ब्रेन के लिए और एरिथ्रोसाइट फंक्शन के लिए। फिर जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है वो हमारा कब चेक करते हैं? डायबिटिक मेलाइटस को चेक करने के लिए हम देखते हैं। इसमें फास्ट रखना पड़ता है 8 से 12 आवर्स का। इसमें हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि अगर पेशेंट कोई भी इंसुलिन ले रहा है तो उसको होल्ड कर देना है, विद होल्ड करना है मॉर्निंग के इंसुलिन को। और कोई भी अगर वो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट ले रहा है तो उसको वो भी नहीं लेना है जब तक कि उसका कोई ब्लड सैंपल ड्रॉ ना हो जाए। जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज है वो है 70 से लेके 99 mg/dl। नेक्स्ट पेज पर ये एक टेबल दे रखी है जो हमने पहले पढ़ा था कोलेस्ट्रॉल, तो उसकी कुछ नॉर्मल रेंज बता रखी है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा वो जो नॉर्मल रेफरेंस है वो 200 mg/dl से कम होता है। HDL जो है वो 60 से ज़्यादा होता है और LDL 100 से कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड मेल में 40 से 160 और फीमेल में 30 से 135। बाकी इधर मिली ऑस्मोल्स की भी यहाँ पे रेंज दे रखी है। फिर नेक्स्ट बताया हुआ है, हम टेस्ट कर रहे थे ग्लूकोज वाला, तो उसमें बता रखा है कि अब ये किस किस कंडीशन में हमारा ब्लड ग्लूकोज हाइक कर सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो इसमें अगर एक्यूट स्ट्रेस है, एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया, उस टाइम पे बढ़ जाएगा। सेरेब्रल लीजन हो रखा है, कुशन सिंड्रोम हो रखा है, डायबिटिक मेलाइटस है तो उसमें भी हो जाएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म है, पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी हो रही है। अब अगर पेनक्रिया ही इंसुलिन नहीं छोड़ेगा तो फिर वो ओवरकम कैसे करेगा शुगर को। फिर नेक्स्ट दे रखा है कि अब लो कैसे जा सकता है। एडिसन डिसीज़ में, हेपेटिक डिसीज़ है कोई भी, उसमें ज़्यादा सिक्रेशन निकल रहा है, ज़्यादा इंसुलिन निकल गया, उसने शुगर को कम कर दिया। हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, या फिर इंसुलिन की हमने हाई डोज लगा दी, ओवरडोज हो गया है। पेनक्रियाटिक ट्यूमर सेम, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन कर देगा इंसुलिन की। पोस्ट डंपिंग सिंड्रोम, किसी को पहले डंपिंग सिंड्रोम था जिसकी वजह से उसका खाना जो स्टमक है उसमें से बहुत ज़्यादा स्पीड से एम्प्टी होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, तो ये कंडीशन किसी को लंबी रही, उसके बाद में उसको ऐसे लो शुगर की बीमारी हो सकती है कि उसको ऐसे शुगर लो चला जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। इसके अंदर क्या है, जो हमारा ब्लड ग्लूकोज है कितना HB से हमारा चिपका हुआ है, हीमोग्लोबिन से चिपका हुआ है, उसके बारे में बताते हैं। तो जो HbA1c है इसमें कोई भी फास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये 3 से 4 महीने का रिजल्ट शो करता है। जो नॉर्मल रेंज है अगर 5.7 से कम है तो उसको कोई भी डायबिटीज़ नहीं है। अगर रिजल्ट 5.7 से 6.4% है इसका मतलब प्री डायबिटिक है, उसको डायबिटीज़ हुई नहीं है बट फ्यूचर में बहुत हाई चांसेस है कि उसको डायबिटीज़ हो जाए। अगर 6.5% या उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब डायबिटिक है, वो पेशेंट से डायबिटीज़ हो चुकी है। जितना हायर तुम्हारा स्कोर जाएगा HbA1c का उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस होने का। फिर है कि एलिवेटेड लेवल कब देखने के लिए मिलेगा, जब डायबिटिक मेलाइटस कंट्रोल ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा शुगर कब बढ़ा हुआ आ रहा है, जब हमने डायबिटीज़ कंट्रोल, शुगर को कंट्रोल ही नहीं किया हुआ है। फिर है बेलो नॉर्मल वैल्यू कब आएगा, जब बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, तब हो सकता है कि शुगर का अमाउंट ही कम हो गया है। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, प्रेगनेंसी है, या फिर सिकल सेल एनीमिया हो रखा है।
फिर है HbA1c का कि एस्टिमेशन ग्लूकोज रेंज क्या दे रखी है, यहाँ पे उन्होंने इंटरवल बताया हुआ है कि अगर 5% है इसका मतलब हमारा जो शुगर है वो 100 पे है, अगर 6 है इसका मतलब जो शुगर का रेंज चल रहा है वो 126 mg/dl चल रहा है, 7 है तो 154, 8 है तो 183, 9 है तो 212 और 10 है तो 240, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेनल फंक्शन स्टडीज। इसके अंदर आता है फर्स्ट सीरम क्रिएटिनिन। जो क्रिएटिनिन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक इंडिकेटर है हमारा रेनल फंक्शन बताने के लिए कि किडनी काम कैसे कर रही है, क्रिएटिनिन ही इनफ है बताने के लिए। नेक्स्ट है कि अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसका मतलब जो हमारा GFR है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है, काफ़ी कम हो गया हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जब हम टेस्ट करवाने जा रहे हैं उससे पहले हमें अवॉइड करना है कोई भी रेड मीट 24 आवर्स से पहले, और बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज 8 घंटे से पहले, ये बिल्कुल नहीं करना है। जो नॉर्मल रेफरेंस है वो कितना है, मेल के अंदर 0.6 से लेके 1.2 mg/dl है और फीमेल में 0.5 से लेके 1.1 mg/dl है। अगर इसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए इसका मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर रीनल डिसीज़ है। अगर ये कम है इसकी रेंज तो इसका मतलब कुछ डिसीज़ हुई है, जैसे कि जिसकी वजह से जो मसल मास है वो डिक्रीज़ हो गया है, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुई है जैसे मिस्थेनिया ग्रेविस, जिसके अंदर हमारा मसल मास था वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होता आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। जो हमारा यूरिया नाइट्रोजन है वो हमारा यूरिया से निकला है। ये फॉर्म होता है लीवर में जिस टाइम पर एक प्रोटीन के टूटने का प्रोसेस चल रहा होता है। जो यूरिया है वो हमारी बॉडी में जो ग्लोमेरुलाई है उससे आराम से फ्रीली फिल्टर हो जाता है, जो स्मॉल अमाउंट होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है रेनल ट्यूब्यूल से, बाकी सारा यूरिन से आउट हो जाता है, मोस्टली सारा। बन और क्रिएटिनिन जो है, अगर हम लीवर फंक्शन चेक करवा रहे हैं तो हमें इन दोनों को डेफिनेटली चेक करवाना चाहिए कि इनका क्या रेशो है। जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज चल रही है यहाँ पर बन की वो है 10 से 20 mg/dl। अब इसका लेवल अगर हमारा डिक्रीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है बन का, तो इसका मतलब जो GFR रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, हमारी कितनी अच्छी तरीके से ब्लड को नहीं छान पा रही है, क्लियर नहीं कर पा रही है। अब इसका लेवल कब बढ़ा हुआ मिलेगा, अगर पेशेंट जल गया है, डिहाइड्रेट हो गया है, GI ब्लीड हो गया है, या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फीवर स्ट्रेस की कंडीशन में, रेनल डिसीज है, शॉक है, या फिर UTI हो गया पेशेंट को। फिर है बेलो नॉर्मल रेंज। अब हमें नॉर्मल रेंज कब मिलेगी, नीचे कम मिलेगी कि अब काफ़ी ज़्यादा गिर गया ये नॉर्मल अमाउंट से, तो जब काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, माल नरिश्ड है बंदा, सीवियर लीवर डैमेज है, या फिर सिंड्रोम है इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन का, इतना ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है पेशेंट की कुछ भी रुक ही नहीं पा रहा है बॉडी में। वाइट ब्लड सेल काउंट, WBC काउंट, इसके अंदर बताया हुआ है कि जो हमारा WBC है उसका फंक्शन है डिफेंस सिस्टम, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना। फिर अ शिफ्ट टू द लेफ्ट मीन्स कि कुछ चीज़ ज़्यादा जल्दी हो जाना टाइम से पहले, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स को प्रॉपर टाइम पर रिलीज होना चाहिए हमारे ब्लड में, बट वो टाइम से पहले इमेच्योर कंडीशन में ही रिलीज हुए जा रहे हैं हमारे ब्लड के अंदर। फिर दे रखा है अ लो टोटल WBC विद द लेफ्ट शिफ्ट। इसका मतलब जो WBC हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है, पर हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो टाइम से पहले निकले जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन कब होती है, जब हमारा बोन मैरो डिप्रेशन रिकवर कर रहा है, या तो फिर बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे न्यूट्रोफिल्स निकलना शुरू हो गए हैं प्रीमेच्योर। तो इससे क्या होता है कि डिमांड हमारी न्यूट्रोफिल्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है टिश्यू में, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बोन मैरो की कैपेसिटी से ऊपर होती है, कि इतनी स्पीड से बोन मैरो नहीं कवर कर पा रहा, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा प्री मेच्योर न्यूट्रोफिल्स ही रिलीज हुए जा रहे हैं। अब है हाई टोटल WBC, यहाँ था लो, यहाँ पर आ गया हाई। हाई टोटल WBC के अंदर क्या हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है न्यूट्रोफिल का निकलना बोन मैरो में से ही। क्यों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो गई है कि अब बोन मैरो ही निकाले जा रही है बहुत ज़्यादा स्पीड से। इंक्रीज न्यूट्रोफिल एसोसिएट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मेनली, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है तो हमारा न्यूट्रोफिल काउंट काफ़ी हाई जाएगा।
नेक्स्ट दे रखा है शिफ्ट टू द राइट। इसका मतलब है कि जो सेल्स हैं उनके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियर सेगमेंट है प्रेजेंट, जो कि लीवर डिसीज में मिलता है, डाउन सिंड्रोम, मेगालोब्लास्टिक और पर्नीशियस एनीमिया। जो नॉर्मल रेफरेंस है वो इसकी 5000 से 10,000 है। एलिवेटेड वैल्यूज कब मिलती है? अगर इन्फ्लामेशन हो रखी है या फिर कोई भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर चल रहा है या फिर लीकेमिया है। इसकी अमाउंट कम कब हो जाती है? अगर एप्लास्टिक एनीमिया है, ऑटो इम्यून डिसीज है, कोई भी इन्फेक्शन है, या फिर कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन का साइड इफेक्ट हो रहा है पेशेंट को। फिर यहाँ पर की पॉइंट में दे रखा है कि WBC और WBC काउंट या फिर डिफरेंशियल को हमें बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए अगर हम कीमोथेरेपी करा रहे हैं, क्योंकि उससे न्यूट्रोपीनिया का खतरा है। सारे WBC डिक्रीज हो जाएंगे जिसकी वजह से क्लाइंट को काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है, चैप्टर नंबर 10।